लाइव चेक। इसमें अभी तक लाइव नहीं आई हूँ मैं। हाँ, चलो इट्स क्लियर, शुरू कर देते। Okay. So very good morning to all of you all. Good morning to all my virtual students also. Yesterday we had started with chapter number 4 relating to share capital and debentures. उसके कुछ sections हमारे कल revise भी हुए हैं। 1 मिनट के अंदर सुपर क्विक रिविजन ऑफ वट एवर वी हैव डन येस्टरडे, और फिर हम लोग आज आगे के सेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कल हमने शुरुआत की थी विद सेक्शन नंबर 43 विच वाज रिलेटिंग टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो हर एक कंपनी का जो कैपिटल होता है वो 2 काइंड्स में डिवाइडेड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में है आर द रूल्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डीवीआरस। बाकी सारी चीजें तो आपने फाउंडेशन में भी की थी। इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स होते हैं, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रायोरिटी मिलता है इन रिगार्ड टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, एंड एवरी प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज रिडीमेबल. What is important at the inter level are the rules relating to issue of DVRs. तो आपने देखा था 7 conditions comply करने होते हैं अगर आपकी कंपनी को इशू करने हैं शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. रेजोल्यूशन कौन सा है एक बार बताओ तो. जब आपको डीवीआर इशू करने हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, याद रखना. ओके, डीवीआर अगर इशू करना है तो रेजोल्यूशन जो लगता है इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एंड दिस रेजोल्यूशन इज यूजुअली पास्ड बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. या तो फिर आप ईजीएम कंडक्ट कीजिए अलोंग विद प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग. ओके, वो भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है. उसके साथ साथ दूसरे भी कुछ कंडीशंस है जो कंपनी को कंप्लाई करने होते हैं इन ऑर्डर टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. जब कभी भी कंपनी शेयर्स पे कॉल करती है, सेक्शन नंबर 49, तो दिस कॉल हैज टू बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस. आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स है, आपने अगर ₹2 डिसाइड किया है, then this ₹2 has to be called from every member in that class of shares. You cannot discriminate distinction between the members. This call has to be made on a uniform basis. ये था सेक्शन नंबर 49. अगला सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 50, जो बात करता है कि जब कभी भी कंपनी आर्टिकल्स में अगर पावर रहे तो वो क्या कर सकती है, वो पैसा भी एक्सेप्ट कर सकती है जो कंपनी ने अभी तक नहीं बुलाया है, जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. बट याद रखना, कॉल्स इन एडवांस पे दे विल नॉट बी गिवन एनी एडिशनल वोटिंग राइट्स. ठीक है, जितने बाकी के मेंबर्स को वोटिंग मिल रहा है उतना ही इन लोगों को भी वोटिंग पावर मिलेगा. नेक्स्ट 51 कहता है अगर कंपनी चाहे तो, सो दिस इज एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू द कंपनीज, अगर कंपनीज चाहे तो इट कैन पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप, हाँ, पेड अप अमाउंट. ओके, तो फेस वैल्यू पे ना देते हुए हम पेड अप अमाउंट पे भी डिविडेंड दे सकते हैं. 52 कहता है जो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ है उसको आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो. तो अब वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी 133 में कवर्ड है या 133 में कवर्ड नहीं है. अगर आपकी कंपनी 133 में कवर्ड है
Yes, there are three places where you can utilize the securities premium account balance. Where are these three places? For the purpose of issuing of bonus shares, for the purpose of buyback, and for the writing off of discount on the issue of shares. Yes or no, guys? Along with that, if your company is not covered under 133, then this securities premium can be utilized in 5 places. Issuance of fully paid up bonus shares, for the purpose of buyback, writing off of discount on issue of shares or debentures, along with that premium on the redemption of preference shares, and lastly is writing off of preliminary expenses. जनरल रूल क्या कहता है? क्या कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? नहीं कर सकती है. बट नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए पॉसिबल है, इट्स एन एक्सेप्शन. और अगर आपने कोई स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के द्वारा अगर आपके इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग द कंडीशंस व्हिच आर गिवन बाय आरबीआई और द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. उसके बाद हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में देखा था. तो जब कभी भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे देती है, to those directors or to those employees who have provided the company with some technical know-how or with some intellectual property, या some value addition दिया है, तो ये जो डिस्काउंट पे आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए उसी को कहते हैं एज स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते वक्त आपको 3 कंडीशंस को कंप्लाई करना होता है. 1, you need to pass a special resolution. Second, you need to give an explanatory statement which will have all the material facts. आपने कितने शेयर्स किस लोगों को दिए हैं, क्या प्राइस पे दिया है और मार्केट का प्राइस क्या है. तो ये मटेरियल फैक्ट्स है जो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखने होते हैं, जिससे कि मेंबर डिसाइड करे वेदर ही वांट्स टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. अलॉन्ग विद दैट, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते वक्त यू नीड टू फॉलो ऑल द सेबी गाइडलाइंस. Otherwise, you need to follow the rules which are given under the Companies Act 2013. Yes or no, guys? Sweat equity shares के लिए एक lock-in period है, and that is 3 years. तो 3 सालों तक आप इन शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते. और लास्ट सेक्शन जो हमने कल किया था, that was relating to issue and the redemption of preference shares. जब कभी भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, रेजोल्यूशन जो लगता है दैट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन. कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन. कैन अ कंपनी इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? नो. पहली बात तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होना जरूरी है, एंड दीज हैव टू बी रिडीमेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years. दीज हैव टू बी रिडीमेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years. अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, it could have a redemption term of more than 20 years. Okay, provided from the 21st year आप कम से कम 10% वैल्यू जो है वो कर रहे हो रिडीम. तो ऐसे करके मैक्सिमम टर्म कोई भी हालत में 30 सालों से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है. यस और नो गाइज? अलोंग विद दैट, जब आप आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो, फेस वैल्यू तक का अमाउंट 2 सोर्सेस से दिया जा सकता है. फेस वैल्यू कौन से 2 सोर्सेस? नहीं, इट्स नॉट सिक्योरिटीज प्रीमियम. फेस वैल्यू तक का अमाउंट जो है वो 2 सोर्सेस से दिया जाता है. कौन से 2 सोर्सेस बोलो? ओके, 1 इज पास्ट प्रॉफिट, और पास्ट प्रॉफिट से जो आपने पैसा इस्तेमाल किया है, equivalent amount has to be transferred to the capital redemption reserve account, which has to be utilized for the issuance of fully paid up bonus shares. और एक सोर्स है proceeds of fresh issue of shares. और जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम का अमाउंट भी 2 सोर्सेस से दिया जाता है. एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरा जो है आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स. ओके, सपोज रिडेम्पशन का समय आ गया, बट कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स. तो कंपनी ने अगर स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 3/4 ऑफ द मेंबर्स का कंसेंट लिया, साथ साथ में ट्रिब्यूनल का भी कंसेंट लिया, तो इन
प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में क्या कंपनी दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है? हैविंग रिडेम्पशन वैल्यू प्लस अगर कुछ डिविडेंड अनपेड है उतने वैल्यू के हम नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं. यस और नो गाइस? पक्का? एक मिनट. हाँ, पूजा मैम का कॉल है. हेलो. हाँ मैम. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम मैम. ओके ओके, यस, थैंक यू. या बाय. ठीक है, पूजा मैम का कॉल था. 10:20 को मैम ने त्रिशूल बैच जो है उनकी छोड़ी है. सो नाउ दोज किड्स कैन ऑल्सो ज्वाइन इन. आ जाइए. मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं करा है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इट राइट नाउ बिकॉज ऑफ पूजा मैम्स त्रिशूल टैक्स लेक्चर. डोंट वरी, मैंने अभी तक कुछ भी नया रिवाइज नहीं कराया है. सिर्फ कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी का अभी तक रिविजन हुआ है. सो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट राइट नाउ. आई जस्ट मैसेज इन द ग्रुप ऑल्सो. मैंने मैसेज भी कर दिया कि अभी तक मैंने सिर्फ कल तक के सेक्शंस रिवाइज किए हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ द न्यू सेक्शंस. ज्वाइन इमीडिएटली. ठीक है. चलो, बेस्ट हो गया. आ जाइए. यस, आई हैव मैसेज्ड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. त्रिशूल बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ है, उसी में मैंने मैसेज किया है. ओके, दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन द ग्रुप, प्लीज आप लोग जो देख रहे हैं आपके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना कि अभी मैं नए सेक्शंस की शुरुआत कर रही हूं. तो यू ऑल कैन स्टार्ट राइट नाउ ऑल्सो. कम ऑन. आई एम स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 46. तो देखो, कल ही मैंने एक्चुअली एजेंडा बता दिया था कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. फिर भी जिन लोगों ने कल का शाम का लेक्चर नहीं देखा है, मैं आप लोगों के लिए खास बताना चाहती हूं. अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 46, 47, 48. उसके बाद वी आर गोइंग टू गो टू 56, 57, 58 एंड 59. 60 तो आपके सिलेबस में है नहीं और 61 ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में जो है वो कर दिया था अलोंग विथ सेक्शन नंबर 13 अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो बेसिकली आज के लेक्चर के बाद आपके 61 sections complete हो जाने चाहिए of the Companies Act 2013. So let's start with section number 46. I am on chart number 4.2. अच्छा, 45 और 46, वैसे तो शायद से 45 भी थोड़ा सा ही है आपके सिलेबस में. जितना है मैं आपको बता देती हूँ. 45 जो है, सेक्शन नंबर 45, वो ये कहता है कि हर कोई फिजिकल शेयर जो होता है, every physical share has to be distinctively numbered. ओके, डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड मतलब हर एक फिजिकल शेयर का अपना एक यूनिक नंबर होता है. जैसे करेंसी नोट्स के अपने यूनिक नंबर्स होते हैं, वैसे ही हर एक फिजिकल शेयर का भी अपना होगा एक डिस्टिंक्टिव नंबर. ऑब्वियसली बात है, डिस्टिंक्टिव नंबर रखते हैं फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन पर्पस. अलोंग विथ दैट, जब आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, these shares have to be issued under the common seal of the company. बट आज के जमाने में आप लोग जानते हो कॉमन सील तो ऑप्शनल है. तो अगर कंपनी का कॉमन सील है, क्या बात है, कॉमन सील विल बी अफिक्स्ड. And if the company does not have a common seal, then in that case it will be signed by 2 directors. But अगर कंपनी के पास एक कंपनी सेक्रेटरी है, then in that case it will be signed by the company secretary along with a director. So that is the only thing that is given under section number 45. इसी का extension है section number 46. सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स.
तो आप लोग जानते हो वैसे तो ये सेक्शन जो है इट्स ओनली एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि आज के जमाने में सेक्शन 29 क्या कहता है आप जानते हो, हर पब्लिक कंपनी जिसने पब्लिक ऑफर किया है उसको तो कंपल्सरी अपने सिक्योरिटीज इशू करने होते हैं इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। उतना ही नहीं, आजकल तो 29 के रूल्स ये भी कहते हैं अगर आपकी पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है तो आपको भी आपकी सिक्योरिटीज जो है इशू करनी होती है इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। ये 45 और 46 सेक्शन विल ओनली अट्रैक्ट in case the private company has opted to issue securities in the physical format। ऐसा भी तो हो सकता है मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है बट मैंने सिक्योरिटीज इशू की है इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। सो दिस will only attract 45 and 46 in case your company has issued the securities in the physical format। ये कंपनी कहती है जब कभी भी आप कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हो, ये शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा अंडर द कॉमन सील। सेम थिंग जो एक सिंगल शेयर के लिए एप्लीकेबल था वो शेयर सर्टिफिकेट के लिए भी एप्लीकेबल है। बट अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है देन दिस शेयर सर्टिफिकेट विल बी साइंड बाय 2 directors। But if the company has a company secretary, it will be signed by the company secretary along with a director। तो say for example मेरे पास 10 शेयर्स है तो शेयर सर्टिफिकेट पे सारी चीजें लिखी होगी। सबसे ऊपर तो कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो और बाकी डिटेल्स हो गए। फिर लिखा होगा दिस इज टू सर्टिफाई दैट अंकिता मैम होल्ड्स 10 शेयर्स इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इसकी फेस वैल्यू, पेड अप अमाउंट, ये शेयर सर्टिफिकेट का डिस्टिंक्टिव नंबर, ये 10 शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर सब कुछ लिखा होगा इन दिस शेयर सर्टिफिकेट। कॉमन सील के अंदर इशू किया जाएगा। कॉमन सील अगर नहीं है 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे, बट अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है 1 डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी, और ऐसे करके मुझे मिलेगा मेरे कंपनी का ये शेयर सर्टिफिकेट। सो बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट तो एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, प्राइमा फेसी नॉट कंक्लूसिव, प्राइमा फेसी कि जिसका नाम लिखा गया है वो सर्टिफिकेट पे वही है उन शेयर्स का ओनर, और जो अमाउंट लिखा गया है एज द पेड अप अमाउंट उतना अमाउंट एक्चुअली मेंबर ने दिया है और कंपनी को ये पैसा मिला है। दिस इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। बट अब देखो फिजिकल शेयर है, हो सकता है आपका फिजिकल शेयर गुम गया है, इट हैज बीन लॉस्ट, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और इट हैज बीन डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड और टोन। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? अब देखो इफ इट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड यू कैन सरेंडर योर ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट, तब आपको पुलिस की GD कॉपी सबमिट करनी होगी। बट अगर इट्स डिफेस्ड, इट इज टोन, इट इज म्यूटिलेटेड, आप आपका ये जो डिफेस्ड या म्यूटिलेटेड या टोन शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी को सरेंडर कर दोगे और इसी के बदले में कंपनी आपको इशू करेगी अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। So these are all the things that are given under section number 45 and section number 46। अब हम बढ़ते हैं आगे to section number 47 which is relating to voting rights। Okay? अब ये जब सेक्शन आप रीड करते हो सेक्शन नंबर 47 जो वोटिंग राइट से रिलेटेड है, याद रखना while reading section number 47 आपको सेक्शन नंबर एक तो 43, सेक्शन नंबर 50 और सेक्शन 188 विच इज रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन 3 सेक्शंस का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि हो सकता है उन सेक्शन में वोटिंग से रिलेटेड कुछ अलग बात लिखी गई होगी, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शंस पे वोट नहीं कर सकते, तब आप 188 को फॉलो करोगे। ओके फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 50 कल ही हमने रिवाइज किया था, क्या बात कर रहा था सेक्शन नंबर 50? बोलो तो, बोलो ना। सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 50 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अगर आपने दिया है यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल वोटिंग राइट्स। अरे हाँ या ना। और 43 बात करता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स भी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, तो आपका जो नेचर बताता है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा वोटिंग का अधिकार। तो बेसिकली 43, 50
and 188 will override section number 47. अगर वो सेक्शन में स्पेसिफिकली कुछ भी आपका अट्रैक्ट नहीं होता है तो 47 अट्रैक्ट होगा, और 47 ये कहता है कि हर एक मेंबर को वोटिंग का अधिकार होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है वोटिंग का अधिकार। अब अगर आपकी कंपनी इज अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर आपकी कंपनी इज अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो आपका जो वोटिंग होगा वो होगा 1 शेयर, सॉरी 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट। अगर ये वोटिंग कंडक्ट किया जा रहा है बाय शो ऑफ हैंड्स, ये वोटिंग अगर कंडक्ट किया जा रहा है बाय शो ऑफ हैंड्स, तो प्रिंसिपल होता है 1 मेंबर 1 वोट, irrespective of the number of shares that you have purchased. But usually more reliable kind of voting is voting by way of a poll, voting by way of a poll. और पोल में जो वोटिंग होता है उसमें होता है 1 share 1 vote. So if I am having 10 shares, I will get 10 votes. If you are having 500 shares, you will get 500 votes. जितने shares आपके पास है उतना आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। Yes or no guys? So usually show of hand से 1 member 1 vote, और पोल से वोटिंग का प्रिंसिपल है 1 share 1 vote. Yes or no guys? जनरल रूल कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द राइट ऑफ वोटिंग। बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू वोट। सो व्हाट आर द केसेस व्हेन दे आर अलाउड टू वोट? फर्स्ट पॉइंट कहता है ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन विच इज डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स, विच इज डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स, उन रेजोल्यूशंस पे दे विल बी अलाउड टू वोट। Along with that, अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कल जाके अगर कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए जा रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी वोट करेंगे, और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 2 साल या उससे ज्यादा के लिए पे नहीं किया गया है तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी अलाउड टू वोट। और एक पॉइंट है, जब कभी भी कंपनी इज गोइंग फॉर अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो बताओ मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कब कब वोट करने के लिए अलाउ किया जाता है? जब आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, व्हेन यू आर पासिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप, किसके लिए? फॉर द वाइंडिंग अप। साथ साथ में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 2 साल या उससे ज्यादा अगर नहीं दिया गया है तब भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू वोट। और ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो जैसे कि हमने कोई क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग ली है और ये क्लास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, देन ऑल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी अलाउड टू वोट। यस और नो गाइस? पक्का 100%? वापस से देखो, जनरल रूल कहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू वोट। सूरज सुनना, अमर को चाय लाने बोलना। तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू वोट 1 member 1 vote if the voting is done by show of hands. If it is by poll, 1 share 1 vote. जनरल रूल कहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ एंटाइटल्ड है वोटिंग के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। बट हर जनरल रूल के होते हैं कुछ एक्सेप्शंस। अगर आपका रेजोल्यूशन वाइंडिंग अप के लिए है, या अगर आपका रेजोल्यूशन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए है, या अगर 2 साल या उससे ज्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला है, या तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू वोट। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो ना।
So this is all about section number 47. Now we are going on to section number 48, जो बात करता है variation of the shareholders right. जब आप आपके शेयर्स इशू करते हो, तो इशू करते वक्त ही there are certain rights that are attached to every class of shares. There are certain rights that are attached to every class of shares. But ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि ग्लोबल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है और अब ये जो क्लास है हमारे शेयर्स के, इनको दिए गए राइट्स हमको बदलना जरूरी है मतलब वेरिएट करना जरूरी है, तो आप इन राइट्स को कर सकते हो वेरिएट। तो वेरिएट करने का भी एक प्रोसीजर है। सबसे पहली बात तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक अ कंसेंट इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। ओके, तो इन राइटिंग आपको कंसेंट लेना होगा एटलीस्ट 3/4 मतलब एटलीस्ट 75% उन क्लास के मेंबर्स का। या तो अगर आपको रिटन कंसेंट नहीं लेना है, आप फिजिकल मीटिंग कंडक्ट कीजिए और फिजिकल मीटिंग में यू पुट अप द रेजोल्यूशन एंड यू मेक श्योर दैट अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज बीइंग पास्ड। बट मोर कन्वीनियंट ऑब्वियसली होता है कि आप उनसे राइटिंग में ये लिख के आ जाओ, बिकॉज कंडक्टिंग अ मीटिंग इज अ लॉट ऑफ हैसल। तो दोनों भी ऑप्शन लॉ मेकर ने दिए, ऐसे या वैसे। फाइनली वी रिक्वायर द कंसेंट ऑफ 75% ऑफ द मेंबर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो या तो आप रिटन में कंसेंट लो ऑफ 75% ऑफ द मेंबर्स, या तो फिर आप क्या करो, मीटिंग कंडक्ट करके उस मीटिंग में आप पास करवा लीजिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑफ कोर्स ये तभी हो सकता है जब आपके आर्टिकल्स में ये पावर है। तो आर्टिकल्स में पावर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस। ओके, आर्टिकल्स में होना चाहिए पावर। अगर आर्टिकल्स में पावर है, यू टेक द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ 3/4 ऑफ द मेंबर्स एटलीस्ट, या तो यू कंडक्ट अ फिजिकल मीटिंग एंड यू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे ये चीज होती है, नाउ यू कैन फॉलो ऑल द स्टेप्स इन ऑर्डर टू वेरिएट द terms of that particular class of shareholders. But उसमें एक चीज लॉ मेकर कहता है, जो हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, डिसेंटिंग मतलब जिन्होंने ये वेरिएशन के लिए कंसेंट नहीं दिया है, अगर एटलीस्ट मतलब नॉट लेस देन 10% ऑफ इशूड शेयर्स जिन्होंने होल्ड किया है, वो अगर चाहे तो वो ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं और ये वेरिएशन को करवा सकते हैं कैंसिल। कितने मेंबर्स होने चाहिए? कम से कम 10%, ओके, ऑफ दोज शेयर्स जो होल्ड कर रहे हैं, वो लोग जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। एंड दिस दे हैव टू गो टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 21 days फ्रॉम द डे द रेजोल्यूशन वाज पास्ड। 21 दिनों के अंदर कम से कम 10% हो गए। ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए? 25%। ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए? क्योंकि अगर एसआर पास हुआ ही नहीं है तो फिर तो हम वेरिएशन करने ही नहीं वाले हैं। ये तो तब की बात है जब एसआर पास हो गया एंड द कंपनी इज गोइंग फॉर अ वेरिएशन, तब ये लोग जो है जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया था, वो लोग जा सकते हैं टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 21 days टू गेट द वेरिएशन कैंसल्ड। ट्रिब्यूनल दोनों की बातें सुनेगा, ओके, कंपनी की भी और उन मेंबर्स की भी जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया है, और उस हिसाब से ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा। जो भी ट्रिब्यूनल ने डिसीजन लिया है, इट इज गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स एज वेल एज द कंपनी। नहीं, ट्रिब्यूनल कितने दिनों में डिसीजन देगा उसके लिए कोई समय नहीं दिया है, बट जैसे ही ट्रिब्यूनल का डिसीजन आता है, कंपनी की डिसीजन है, कंपनी की जिम्मेदारी है कि ये जो ट्रिब्यूनल का आया गया डिसीजन है वो 30 दिनों के अंदर इसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर ले। किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी की। कि ये जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर या तो हाँ होगा
कि हाँ आप वेरिएशन के लिए जा सकते हो, या तो फिर ना होगा दैट यू कैन नॉट गो फॉर अ वेरिएशन। जो भी ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल का, ये ऑर्डर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। Yes or no guys? So this is all about section number 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 हमारा ऑलरेडी कल हो चुका है। So now straight away to section number 56. Yes, transfer and transmission of securities. चलो चलो, सो वेरी गुड। सृष्टि, शिखा, नेहा, निकिता, अनामिका, प्रतीशा, प्रिया, ये सारी लड़कियां ही जवाब दे रही है। क्या कर रहे तुम लोग? सिर्फ एक बच्चे लड़के ने जवाब दिया है, राहुल। सिर्फ लड़के, इसलिए लास्ट अटेम्प्ट में भी AIR1 लड़की आई थी। सीरियस होती है लड़के ना। आर्टिकलशिप अच्छे से कर लेते ना, बट मेजोरिटी केस में लड़कियां ही पता नहीं इंटर में तो AIR1 लाती है। अप्रिशिएट करते हो ना, गुड, यू ऑल शुड। हम भी अप्रिशिएट करते कि फाइनल में लड़के आते हैं। एक्चुअली लड़कों में रहता है टैलेंट, बट इंटर के स्टेज पे ना थोड़े से ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, और लड़कियां सिंसियर रहती है ना, तो दैट इज व्हाई दे गेट द रैंक। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर ऑटोमेटिकली अब जब आप मतलब इंटर क्लियर कर देते हो, आप 3 साल की आर्टिकलशिप देते हो, वो लड़का को ऑटोमेटिकली वो सीरियसनेस आ जाता है, भाई अगर CA नहीं बनाना तो BCom हूं मैं, घर कैसे चलाऊंगा, शादी कैसे करूंगा मैं, तो वो सीरियसनेस आ ही जाता है उसको अंदर से। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इत्तेफाक की बात है। बट अभी चैट में तो मुझे इतना ही नजर आ रहा है कि मेजॉरिटी गर्ल्स आर आंसरिंग। हो सकता है लड़के भी देख रहे हैं बट जवाब नहीं दे रहे, वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व्ड है। ऐसा ही हम मूव करेंगे। आ जाइए। क्या? ओके, सेक्शन नंबर 56 जो बात करता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की। मैं यहां पे आ जाती हूँ, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। अच्छा, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। व्हाट इज वॉलेंट्री इन नेचर? ट्रांसफर। एंड व्हाट हैपेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? ट्रांसमिशन। देखो, सेल और परचेज जो होता है ना, सेल और परचेज, वो ट्रांसफर होता है, और ट्रांसमिशन हैपेंस इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी। ट्रांसमिशन हैपेंस इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी। तो ये जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है कि पापा की डेथ हो गई और अब शेयर्स बेटे के हो गए, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों भी बातें अलग अलग होती है। ट्रांसफर होता है वॉलेंट्री, whereas transmission happens by operation of law. Whenever there is a transfer, okay, you require a share transfer form, and this share transfer form is in form number SH4. कौन सा फॉर्म नंबर है? वापस से बोलो तो, फॉर्म नंबर SH4 is used for ट्रांसफर। आगे हम जब ट्रांसफर का प्रोसीजर बताएंगे, इसी 56 में कवर्ड है, तब आप और भी डिटेल में जानोगे। तो ये SH4 आप इस्तेमाल करते हो whenever there is a sale and purchase of securities। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफर में सेल और परचेस हो रहा है जो वॉलेंट्री है, देयर इज ऑलवेज कंसिडरेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड। बट ट्रांसमिशन के केस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। थोड़ी ना पापा पैसे ले गए मरने के बाद बेटे से, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी के केस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड है स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी, और अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है यहां पर ट्रांसमिशन के केस में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। तो यही ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है इन डिटेल अंडर सेक्शन नंबर 56। अब देखो, यहां पे एक एग्जाम्पल है।
जो मैं आपको बताना चाहती हूं, से दो लोग हैं, शालू एंड अभिलाषा। ओके, अब शालू को अपने जो शेयर्स है वो अभिलाषा को करने हैं ट्रांसफर। शालू को अपने शेयर्स जो है वो करने हैं ट्रांसफर टू अभिलाषा। शेयर्स है हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के और शालू के पास है 500 शेयर्स इस कंपनी के। शालू के पास है 500 शेयर्स इस कंपनी के और यही शेयर्स जो है शालू ट्रांसफर करना चाहती है टू अभिलाषा। अब ऐसे केस में शालू को क्या करना होगा? दो चीजें करनी होगी। वन, शी विल हैव टू फिल इन SH4। SH4 इज द शेयर ट्रांसफर डीड। हाँ, और इसी फॉर्म में शालू अपनी डिटेल्स लिखेगी, उसका नाम, उसका सरनेम, शी इज द डॉटर ऑफ, उसकी एज, वेयर इज शी रिसाइडिंग, उसके बाद उसकी साइन, और फिर वो क्या करेगी, ये SH4 जिसमें उसके सारे डिटेल्स भरे हुए, उसकी साइन की हुई है, along with the share certificate, she will transfer it to अभिलाषा। She will transfer it to अभिलाषा। अब अभिलाषा जो है अपने सारे डिटेल्स भरेगी। अभिलाषा इज द ट्रांसफरी जिसको आप शेयर्स बेच रहे हो, जिसको आप शेयर्स बेच रहे हो। अब अभिलाषा अपने सारे डिटेल्स लिखेगी, उसका नाम, उसका सरनेम, शी इज द डॉटर ऑफ, उसकी एज, वेयर इज शी रिसाइडिंग, और वहां पे वो कर लेगी साइन। अब हमारा SH4 कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ट्रांसफर और के डिटेल्स, उनका कंसेंट, ट्रांसफरी के डिटेल्स और उनका कंसेंट, ये कंप्लीटेड SH4 along with share certificate will be submitted to the company। और अब जैसे ही ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास आते हैं, अब कंपनी क्या करेगी, विल गेट दिस ट्रांसफर रजिस्टर्ड, और अब कंपनी शालू का नाम हटाएगी और अभिलाषा का नाम डालेगी। जब ये बात होती है ना, तब हम कहते हैं नाउ दिस ट्रांसफर इज कंप्लीट इवन एज रिगार्ड द कंपनी। पहले द ट्रांसफर वाज ओनली कंप्लीट एज रिगार्ड शालू एंड अभिलाषा, क्योंकि इसने शेयर्स दिए और इसने कंसिडरेशन दिया, सिर्फ इन दोनों लोगों के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर कंप्लीट हुआ था। बट जब कंपनी के पास ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और कंपनी शालू का नाम हटाती है और अभिलाषा का नाम डालती है, अब हम कह सकते हैं नाउ द ट्रांसफर इज कंप्लीट इवन विथ रिगार्ड द कंपनी। और जैसे ही कंपनी ये चेंजेस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट डाउन करती है, कंपनी विल इशू अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ अभिलाषा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। तो ऐसे करके होता है कोई भी ट्रांसफर। ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रांसमिशन हो रहा है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, जिसके वजह से आपके शेयर्स किसी और को जा रहे हैं, या तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या तो फिर लिक्विडेटर को, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल अजाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, या तो जब इंसेन हो जाता है तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपॉइंट हुआ है, इन केसेस में आपको SH4 दैट इज द शेयर ट्रांसफर डीड सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ है ना। और एक बात है, छोटी सी बात है जो सेक्शन 56 में बताई गई है, वो ये है, अगर एप्लीकेशन ट्रांसफर और के साइड से आया है, सिर्फ ट्रांसफर और के साइड से अलोन, कंपनी के पास कौन गया है, ट्रांसफर और कौन गया है, और ये शेयर्स पार्टली पेड अप शेयर्स है, और ये शेयर्स पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो कंपनी डायरेक्टली इस ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करेगी। पहले कंपनी जो है एक नोटिस देगी टू द ट्रांसफरी इन फॉर्म नंबर SH5, और ट्रांसफरी को, मतलब मेरे केस में अभिलाषा को रिप्लाई करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस दैट इज शी इन फेवर ऑफ द ट्रांसफर, या क्या शालू ने चालाकी करके उसके डिटेल्स भर के कंपनी को सबमिट कर दिया, क्योंकि शेयर्स तो पार्टली पेड अप शेयर्स है ना। कल जाके अगर लायबिलिटी अराइज होगी तो शालू की नहीं, अभिलाषा की, और इसलिए कंपनी को थोड़ा सा लिटिल कॉशियस होना जरूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन भी आया है ट्रांसफर और अलोन के साइड से।
और जैसे ही इसका रिवर्ट आता है या ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स द कंपनी विल रजिस्टर द ट्रांसफर और शालू का नाम हटा के हम क्या कर लेंगे, अभिलाषा का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कर लेंगे इंसर्ट. Yes or no guys? Sure? 100%? So this is all about section number 56. सिर्फ कुछ बातें हैं section number 56 में. I don't know. हो सकता है इंस्टीट्यूट का अगर मन करे तो आपको पूछ सकती है MCQ relating to the time period for the delivering of the certificates of the securities allotted, ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड. तो ये सिर्फ एक जो चार्ट है, मैं चाहती हूँ 1 मिनट का मैं समय देती हूँ, आप लोग रीड कर लो. देखो लर्निंग आपको खुद करना होगा क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि कितने समय में कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाने वाला है. तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के, उनको दिए जाते हैं 2 महीनों के अंदर, 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द शेयर सर्टिफिकेट. In case of application and allotment method, application and allotment मतलब सबसे पहली बार जब शेयर्स पैदा हो रहे हैं, 2 months from the date of allotment. ये जो हमने देखा है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, अभी मैंने बताया भी है उस एग्जाम्पल में, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month. डिबेंचर्स के केस में इट्स अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. ये जो अलॉटमेंट था ये शेयर्स का है 2 months, और ये जो अलॉटमेंट है वो डिबेंचर्स का है. तो ये एक बार आप सिर्फ रीड कर लो. (2216). वैसे ये मैंने लिमिट्स चार्ट में दिया हुआ है. हो सकता है इंस्टीट्यूट को MCQ पूछना है या कुछ करेक्ट इनकरेक्ट पूछना है, परेशान ही करना है आपको, तो पूछ ही लेगी इसके ऊपर सवाल. तो इसलिए एक बार आपके आंखों के नीचे से जाने दीजिए उसको, कुछ तो क्लिक होगा आपको. हो गया? डन? वर्चुअल स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? डन विद द रीडिंग पार्ट? Okay, so yes, done. आ जाते हैं to the next section, which is really very important. Section number 58 is relating to refusal of registration and the appeal against the refusal. एक छोटा सा section है बीच में, section number 57, which is relating to punishment for personation of shareholder. जब आप किसी और की पर्सनैलिटी ले लेते हो, ऐसा बताते हो, मतलब धोखे के इरादे से कि आप कोई और हो, तो ऐसे केस में ये सेक्शन नंबर 57 जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है. कम से कम 1 साल की जेल होगी, विच में ऑल्सो एक्सटेंड टू 3 years, और फाइन भी लगेगा 1 साल, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का आपको फाइन भी लग सकता है. ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट दिस वन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. हाँ, तो ये टाइम लिमिट इधर भी दिया हुआ है, चार्ट बुक में भी, सेक्शन 56 के अंदर सब कुछ दिया हुआ है. 57 जब आप ऐसा बताते हो आप कोई शेयर्स के ओनर हो या जो भी है, शेयर वारंट के ओनर हो, या आप कुछ सिक्योरिटी या इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बता के जो आप नहीं हो, तो यहाँ पे 57 हो जाता है अट्रैक्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 58. वेरी इंपॉर्टेंट. जितने चांद सितारे लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो. तो देखो ये बात करता है रिफ्यूजल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन. अभी हमने जस्ट प्रोसीजर देखा कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन होता कैसे है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन होता कैसे है. बट अगर कंपनी ने कोई केस में रिफ्यूज कर दिया आपके ट्रांसफर को या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने के लिए, अगर कंपनी ने कोई केस में रिफ्यूज कर लिया है
ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने के लिए। तो अब आपको बचाने के लिए आएगा सेक्शन नंबर 58। ओके, और ये सेक्शन नंबर कहता है आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो और एक अपील कर सकते हो टू द ट्रिब्यूनल। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप गए थे कंपनी के पास, आपने कंपनी को बोला था कि हे कंपनी, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप इस ट्रांसफर को या आप इस ट्रांसमिशन को कर दीजिए रजिस्टर। तो सबसे पहली बात तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी अगर चलो रजिस्टर कर रही है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, तो फिर तो क्या बात है, कंपनी फिर शालू का नाम हटाएगी और अभिलाषा का नाम डालेगी। बट कोई कारण की वजह से अगर कंपनी करना चाहती है इनकार टू रजिस्टर दिस ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, तो सेक्शन 58 तो सबसे पहले कहता है कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो रिफ्यूजल का नोटिस जो है वो ट्रांसफर और एज वेल एज ट्रांसफरी को भेजे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the date it received the instrument of transfer or intimation of transmission as the case may be। और इसी नोटिस में कंपनी ये भी लिखती है, क्या लिखती है कंपनी, कि वो कौन से कारण है जिसके वजह से कंपनी ने इस ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से कर दिया है रिफ्यूज। तो देखो वापस से मुझे बताओ, सबसे पहले तो सेक्शन 58 एक जिम्मेदारी डाल देता है, किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, कंपनी के ऊपर, कि अगर कोई कारण के वजह से कंपनी ने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से कर दिया है रिफ्यूज, तो कंपनी को भेजनी होगी नोटिस। नोटिस कंपनी भेजेगी दोनों को भी, ट्रांसफर और को भी और ट्रांसफरी को भी, और इसी नोटिस में कंपनी वो कारण लिखती है कि क्या वो कारण थे जिसके वजह से कंपनी ने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन करने से कर दिया है इनकार। देखो, अगर आपका रीजन आपको जेन्युइन लगे तो फिर तो आप कुछ नहीं करोगे, आप भी समझ जाओगे कि हाँ आपसे कुछ हुई है गलती। बट अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो ऐसे केस में लॉ मेकर आपको देते हैं एक अपॉर्चुनिटी। ट्रांसफरी जो है वो ट्रिब्यूनल के पास लेके जा सकता है एक अपील, ट्रांसफरी जो है वो लेके जा सकता है एक अपील। किसके पास अपील लेके जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल जो है वो ये ट्रांसफरी की बातें सुनेगा, और अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है हाँ इस बंदे के अपील में है दम और कंपनी ने गलत इनकार किया है, कंपनी का कोई अधिकार नहीं बनता था इस ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रिफ्यूज करने से, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा ट्रांसफरी को to get this transfer or transmission as the case may be to register this transfer or transmission and to rectify the register of members। और जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल ने दिया है ये डिसीजन कंपनी को करना होगा कंप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। तो जैसे ही ट्रिब्यूनल का आया है हमें ऑर्डर, ये ऑर्डर हमको फुलफिल करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब आप ट्रिब्यूनल के पास जाते हो अपील लेके, कितने समय के अंदर, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच यू नीड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। अब इसके 2 बच्चे हैं और दोनों भी बच्चों के और 2 बच्चे हैं। आपको रिफ्यूजल की नोटिस मिली है या आपको रिफ्यूजल की नोटिस नहीं मिली है। आपको रिफ्यूजल की नोटिस मिली है या तो आपको रिफ्यूजल की नोटिस नहीं मिली है। अगर आपको रिफ्यूजल की नोटिस मिली है, अगर आपको रिफ्यूजल की नोटिस मिली है, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स तब आप अपील लेके जा सकते हो टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। 30 days from the date you got the receipt if the company is a private company। बट अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, देन इन दैट केस यू कैन मेक एन अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट यू रिसीव द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। वापस से सुनो मेरी बात, आपको नोटिस मिली है रिफ्यूजल की, तो अब आपके हाथ में वो चिट्ठी आई है
जहां पे कंपनी कह रही है हमने आपके ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के एप्लीकेशन को कर दिया है रिफ्यूज, कैंसिल, और ये वो सारे कारण है कि क्यों हमने इसको कैंसिल किया है। आपको लग रहा है कि कंपनी ने जो कारण दिए है ना वो बेकार है, सही नहीं है और आपके साथ गलत हुआ है, तो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो और अपील कर सकते हो। अगर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो मेरे एग्जांपल में तो हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड ही था, तो अब ऐसे केस में अभिलाषा को जाना होगा टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the day she got from the day she got that refusal का नोटिस। बट अगर कंपनी पब्लिक कंपनी होती तो फिर वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकती थी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट शी गॉट द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। ओके, अब देखो, सपोज कंपनी बड़ी चालाक है, रिफ्यूजल की नोटिस ही नहीं भेजती है। कंपनी बड़ी चालाक है, रिफ्यूजल की नोटिस ही नहीं बेचती है, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट यू कैन डू इज you can make an application to the tribunal within a period of 60 days from the date of submission of the documents to the company in case your company is a private company। और अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। सो बेसिकली जो टाइम पीरियड आता है वो टाइम पीरियड इज 30, 60, 60, 90। 30, 60, 60, 90। प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, नोटिस मिली है, नोटिस नहीं मिली है। 30, 60, 60, 90। 30, 60, 60, 90। नोटिस मिली है, नोटिस नहीं मिली है। प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक। सो डिपेंडिंग अपॉन आईसीआई ने सवाल क्या पूछा है इसके ऊपर इंस्टीट्यूट बना सकती है कोई भी केस स्टडी। आपको बहुत विजिलेंट होना है और आपको देखना होगा कि ये जो केस है क्या ये केस प्राइवेट कंपनी का है या पब्लिक कंपनी का है। इस केस में क्या कंपनी ने रिफ्यूजल की नोटिस दी है या नहीं दी है, उसके हिसाब से अपील का टाइम आप डिटरमिन करोगे। उसके हिसाब से आप अपील का टाइम डिटरमिन करोगे। यस और नो गाइस? अरे बोलो ना। पक्का? ओके। चलो आ जाओ आगे। So 30, 60, 60 and 90 is a time limit for making an appeal to the tribunal in case the company refuses to register your transfer or transmission. Next, section number 59 talks about rectification of the register of members. Rectify करना मतलब आपकी गलती को सुधारना। Rectify करना मतलब क्या? आपकी गलती को सुधारना। तो अगर विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज कंपनी ने आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया है या कंपनी ने आपका नाम लिखना ओमिट कर लिया है, मतलब कंपनी से हो गई है गलती से मिस्टेक। जहां आपका नाम लिखना चाहिए था कंपनी आपका नाम लिखने के लिए भूल गई है। पहले केस में गलती से आपका नाम ऐड कर दिया है, दूसरे वाले केस में गलती से आपका नाम हो चुका है ओमिट, यस मिस कर दिया है। या तो कंपनी अननेसेसरी डिले कर रही है इन एंटरिंग योर नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो ऐसे केस में आप as the aggrieved party can make an appeal to the tribunal। आप क्या कर सकते हो? You can make an appeal to the tribunal for the rectification of the register of members। ट्रिब्यूनल पार्टीज की बातें सुनने के बाद अगर लगेगा ये केस में कोई दम नहीं है, the tribunal can dismiss the appeal और द ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्ट द कंपनी कि हे कंपनी आपकी साइड से डिले हुआ है,
आपने ओमिट कर दिया है या आपने अननेसेसरली, वो बंदा मेंबर है भी नहीं फिर भी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया है, चलो आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को आप कर दीजिए रेक्टिफाई. सो द ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो डायरेक्ट that the transfer or transmission shall be registered by the company. जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल का आया है, याद रखना कंपनी को ये कंप्लाई करना पड़ेगा ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डे इट हैज रिसीव्ड द ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल. So this is all about section number 59, rectification of the register of members. 60 आपके सिलेबस में है नहीं और 61 हमने सेक्शन 13 चैप्टर नंबर 2 के साथ किया है, जिसमें मई 2022 में भी सेक्शन नंबर 61 के ऊपर सवाल आया था कि आपकी कंपनी अगर चाहे शेयर कैपिटल का क्लॉज कर सकती है अल्टर, और 5 केसेस में आपका ये अल्ट्रेशन होता है फॉर एनी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स. कौन से 5 केसेस में? व्हेन द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज its share capital, whenever the company wants to cancel the shares, consolidation, subdivision, conversion of share into stock and stock into shares. याद रखना जब मैं यहाँ पे कैंसिलेशन की बात कर रही हूं, हम कैंसिल वो शेयर्स कर रहे हैं जो कभी सब्सक्राइब हुए भी नहीं हैं. It is totally different from reduction of share capital. Reduction is covered section number 66 which we are going to do tomorrow. यहाँ पे आप उन शेयर्स को मिटा रहे हो, कैंसिल कर रहे हो जो कभी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया भी नहीं था. सिर्फ 61 में और एक बात है जो एक्चुअली सेक्शन 64 में बताई गई है कि 30 दिनों के अंदर जैसे ही आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है, आपको फॉर्म नंबर SH7 जो है वो आरओसी के पास करना होता है फाइल. कौन सा फॉर्म नंबर? SH7 विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम अल्टरिंग योर शेयर कैपिटल क्लॉज. Getting this or no, my dear friends? Sure? 100%? So this is all about section number 61. एक super quick revision लेते हैं of whatever we have done today and then I'll call it an off for today. So हम लोग समय के हिसाब से ही चल रहे हैं और उसी के हिसाब से हमने प्लान किया है. By this weekend, we will be completing the first 6 chapters of the Companies Act 2013. देखो और एक कुछ मैं आपको पाथवे, अच्छा पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ. देखो आज हमने क्या किया है, सबसे पहली बात तो वी स्टार्टेड विद सेक्शन नंबर 47 जो किस बारे में बात करता है? वोटिंग राइट्स. ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वोटिंग राइट्स. ओके, एंड ये जो वोटिंग राइट है वो होता है 1 member 1 vote in case the voting is done by show of hands, and 1 share 1 vote if the voting is done by way of a poll. Usually preference shareholders are not entitled to vote, but अगर कोई resolution है which is affecting their rights directly, any resolution for reduction of share capital और फॉर वाइंडिंग अप, या जहां पे उनका डिविडेंड का अमाउंट 2 साल या उससे ज्यादा नहीं दिया है, उस केस में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू वोट. 48 बात करता है वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट. आप आपके शेयर होल्डर्स के राइट को कर सकते हो वेरिएट, बट अगर आप आपके शेयर होल्डर्स के राइट को करना चाहते हो वेरिएट, आर्टिकल्स में होना चाहिए पावर. 3/4 या उससे ज्यादा मेंबर्स का लेना होगा रिटन कंसेंट, या तो पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन. जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया था 21 दिनों के अंदर कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को अप्लाई. ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन लिया है वो शेयर होल्डर्स के ऊपर होगा बाइंडिंग, और जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है उसकी कॉपी आपको आरओसी के पास करनी होगी फाइल.
ट्रांसफर ट्रांसमिशन अलग अलग होता है. ट्रांसफर होता है वॉलेंट्री, ट्रांसमिशन होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. उसका एक प्रोसीजर है. ट्रांसफर और अपने डिटेल्स भरेगा, साइन करेगा, ट्रांसफरी को देगा, ट्रांसफरी अपने डिटेल्स भरेगा, साइन करेगा, कंपनी को देगा, कंपनी ट्रांसफर और का नाम हटाएगी, ट्रांसफरी का नाम डालेगी और 1 महीने के अंदर नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर लेगी. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम लिमिट दी गई है. जैसे कि अगर आपके डिबेंचर्स अलॉट हो रहे हैं तो 6 मंथ्स, शेयर्स अलॉट हो रहे हैं तो 2 मंथ्स, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो रहा है तो 1 मंथ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम को इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर आप दे देते हो शेयर सर्टिफिकेट. तो अलग अलग टाइम लिमिट अलग अलग सिचुएशन में दी गई है अंडर सेक्शन नंबर 56. 57 पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा था. 1 साल से 3 साल तक की जेल, 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कोई और व्यक्ति बनने के लिए धोखे के इरादे से. 58 अगर पहली बात तो कंपनी अगर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन रजिस्टर करती है क्या बात है, बट अगर कंपनी ने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन रजिस्टर करने से मना किया है, सेक्शन 58 कहता है कंपनी की जिम्मेदारी है रिफ्यूजल की नोटिस ट्रांसफर और एज वेल एज ट्रांसफरी को इशू करे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. ओके नहीं, हाँ, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आपको रिफ्यूजल की नोटिस देनी पड़ती है जिसमें आप रीजंस भी लिखते हो कि क्यों आपने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से कर दिया है इनकार. ओके, अगर आपको गलत लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप जा सकते हो एज अ ट्रांसफरी एंड मेक एन अपील टू द ट्रिब्यूनल. ओके, कितने दिनों में? 30, 60, 60, 90. प्राइवेट पब्लिक नोटिस मिली है, नोटिस नहीं मिली है, हाँ या ना. दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 58. अगर आपका नाम गलती से डाल दिया है या डालना भूल गए या अननेसेसरी डिले है तब भी आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो. ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर किया है 10 दिनों के अंदर आपको करना होगा कंप्लाई. 60 सिलेबस में है नहीं और 61 हमने जस्ट अभी रिवाइज किया है. बट याद रखना जो कैंसिलेशन हो रहा है 61 के अंदर इज नॉट रिडक्शन. रिडक्शन में आप वो कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो जो कंपनी ने बुला लिया है या कंपनी बुला सकती है आउट ऑफ द इशूड शेयर्स. This is about those shares which were never ever even allotted to the members. हाँ या ना. तो ऐसे करके हमारे कंपनीज एक्ट के हो चुके हैं 61 सेक्शंस सक्सेसफुली कंप्लीट. मैं आपको कल और परसों का कुछ एजेंडा बताना चाहती हूँ. लास्ट 2 मिनट्स है, सुनो. कल हम लोग करेंगे सेक्शन 62, 63, 64 एंड 65. ओके, 65 तो है नहीं, सो 66, 62, 63, 64 एंड 66. उसके बाद अगर समय मिला तो हम लोग 67 भी करेंगे. वो डिपेंड करता है आप लोग कितने विजिलेंट हो. परसों के दिन दैट इज ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू डू 68, 69, 70 एज वेल एज 71. मोहित मेरा लेक्चर खत्म ही हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ ना. हाँ, तो 71 तक हमारा हो जाएगा फ्राइडे तक कंप्लीट. ठीक है, तो ऐसे करके फ्राइडे तक हमारा सब कुछ कंप्लीट होता है. फ्राइडे के दिन ही हम लोग कहूट पे टेस्ट लेंगे फॉर चैप्टर नंबर 3 एज वेल एज चैप्टर नंबर 4. तो आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना चालू कर दो क्योंकि चैप्टर 4 इज अ वेरी वास्ट चैप्टर प्लस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. फ्राइडे तक कोई भी हालत में हमें ये चैप्टर को कर देना है कंप्लीट. सैटरडे के दिन आई विल बी प्लेइंग अ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर in which 1 hour you all will be revising chapter number 5 as well as chapter number 6. छोटे छोटे चैप्टर्स है, ओके, और आधे घंटे में आपका चैप्टर नंबर 6 रिवाइज हो जाएगा पहले, which is relating to charges. फिर बाद के आधे घंटे में आपका चैप्टर नंबर 5 जो है डिपॉजिट से रिलेटेड वो हो जाएगा रिवाइज. तो ऐसे करके इस वीकेंड तक हमारे सारे 6 चैप्टर्स हो जाएंगे कंप्लीट. मंडे से
then we are going to start with chapter number 7. मैंने आपको बोला है 4, 7, 8, 9, 10 इन चैप्टर्स में तो इंस्टीट्यूट एक सवाल मिनिमम पूछती है, कुछ कुछ एग्जामिनेशन में तो 2 या 3 सवाल भी इंस्टीट्यूट ने इन चैप्टर्स में पूछे हैं। तो वो मैं पर्सनली लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया 5 और 6 प्री रिकॉर्डेड देने वाली हूँ, बट यू स्टिल हैव टू वॉच इट। लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है विथ ऑल अमेंडमेंट्स। ओके, चलो, सो थैंक यू ऑल सो मच। प्लीज प्रिपेयर एट होम ऑल्सो, तो ही ये रिविजन का सबसे ज्यादा आपको होगा बेनिफिट। कल मिलते हैं सेम टाइम इन द मॉर्निंग 10, 10:15 के बीच के आसपास। सी यू टुमारो। बाय बाय, बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स, बाय बाय।